ग्वालियर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जाती थी और वहाँ लड़कियों को बेसिकली इकट्ठा करती थी। फिर उनका मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। आपने पैडमैन मूवी तो कई बार देखी होगी और आप रियल पैडमैन के बारे में शायद जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप ग्वालियर की पैड वुमन के बारे में जानते हैं? जी हाँ, ग्वालियर में एक ऐसी लेडी है जिन्हें पैड वुमन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने कई सारे सामाजिक कार्यों से इस टैग को पाया व साथ ही ग्वालियर के आसपास के कई सारे गाँव में जाकर महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों का निवारण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने फीमेल्स की पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया और आज वे इस फाउंडेशन को काफ़ी आगे बढ़ा चुकी हैं। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे ग्वालियर की पैड वुमन कही जाने वाली श्रीमती किरण वाजपेयी से, जो कि केबीसी की एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं व साथ ही कई सारे सामाजिक काम भी कर चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं किरण वाजपेयी जी से और उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं किरण वाजपेयी जी, जिन्हें पूरा ग्वालियर पैड वुमन के नाम से जानता है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में और उनके इस टैग के बारे में अच्छे से जानते हैं कि उन्हें टैग कब और कैसे मिला। किरण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया में। थैंक यू सो मच। और हमारे ग्वालियर के निवासियों के लिए मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका ऑक्यूपेशन है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है। देखिए, बेसिकली मैं टीचर हूँ और ज्योतिष और वास्तु विषय को मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। तो शुरू से मेरा जो प्रोफेशन रहा वो एक तरीके से टीचिंग रहा और टीचिंग ही मुझे इन सब चीज़ों की तरफ ले गया, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने की दोनों की आदत थी। फैमिली की अगर हम बात करें तो मेरा जो जन्म है वो भिंड में हुआ। तो चंबल की घाटियों में मेरा जन्म हुआ, तो लोग कहते हैं कि वो इफ़ेक्ट दिखता है आप पे, बोल्डनेस दिखती है थोड़ी सी। तो उन सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। तो आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विज्ञान डिपार्टमेंट में आप एज अ प्रोफेसर वर्क करते हैं? यस। वैसे बेसिक एकेडमिक मेरा जो एजुकेशन है वो मैं साइंस साइड से रही हूँ। मैंने एमए किया है, लॉ भी किया है, लेकिन फिर मुझे ज्योतिष में और वास्तु में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड चूँकि कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, तो उनको वास्तु पूछने लोग आते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये सब नहीं आता है, तो आप इसको अच्छे से करिए और अच्छे से सीखिए। तो बस मैं उस लाइन पे चल पड़ी। तो सबसे पहले मैंने जोधपुर से वास्तु का डिप्लोमा कोर्स किया था 96 में, और उसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय में 2002 में ये डिपार्टमेंट खुला। तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी। मैंने बीए किया 3 साल का रेगुलर, फिर मैंने एमए किया और उसके बाद 2011-12 से मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में इस विषय को पढ़ा रही हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी शहर में काम कर रही हूँ। जो पैड वुमन आपको बोला जाता है, ग्वालियर की पैड वुमन, ये टैग आपको दिया गया है लोगों के द्वारा, तो ये जो शुरुआत हुई ये कैसे हुई? मतलब क्या ऐसा आपने देखकर ये इनिशिएट लिया कि हाँ, आपको महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कुछ करना है? इस काम की शुरुआत मैंने 2011 में की थी और एक फ्रेम में हम लोग जो आए, जब मैंने 2011-12 में ये सब डालना शुरू किया, फेसबुक वगैरह पे अपनी बात लिखी, तो 2017 में हमारे साथ पूरा एक ग्रुप जुड़ गया। तो जिन लोगों ने देखा कि आप ये कर रहे हैं और बिल्कुल हटके है, तो उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद पैडमैन मूवी आ गई, तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और आज भी लड़कियां इस बात को लेकर सफ़र कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते चले गए और धीरे धीरे फिर हम इसको आगे बढ़ाते चले गए। हमारा बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। तो मुझे याद आता है कि जब 11th तक हम लोग आ गए थे, तब तक हम लोग पैड का इस्तेमाल नहीं करते थे। और मेरा चूँकि पढ़ाने का हैबिट है, तो ये एक शौक़ भी था मेरा। तो मैं ग्वालियर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जाती थी और वहाँ लड़कियों को बेसिकली इकट्ठा करती थी। फिर उनका मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करती थी। मैं उनसे पूछती थी आप क्या पढ़ते हो, क्या क्या आपको आता है, देश के बारे में क्या जानते हो, शहर के बारे में क्या जानते हो। तो ऐसा चल रहा था 1 डेढ़ 2 साल। एक गांव में मेरा जाना आना चल रहा था एवरी संडे और कभी हॉलीडे पे। तो वहाँ पे एक लड़की थी, आई थिंक उसकी उम्र 15 साल या 16 साल रही होगी, लेकिन उसकी शादी तय कर दी गई थी। तो उसने मेरे से ये कहा कि मैडम आप इतना सब कुछ लाते हैं
हमारे लिए आप है ना पैड का एक पैकेट लेके आइए। तो मैंने उससे पूछा, मैं सरप्राइज़ भी हुई, मैंने कहा आपको पैड का पैकेट आपके घर के लोग ला के नहीं देते? तो उसने कहा नहीं मैडम, वो हमारे घर में कहते हैं कि ये तो पैसे की बर्बादी है, और अब चूँकि मेरी शादी हो रही है, मैं दूसरे घर जाऊँगी, तो वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे उस चीज़ को फेस करूँगी। तो मैंने उसको वो पैड का पैकेट फिर ले जाके दिया। मैं उसकी शादी अटेंड करने गई थी, मैंने उस शादी को अटेंड किया और फिर मैंने उसको गिफ्ट में वो पैकेट्स दिए और भी सामान दिया। और उसके बाद मेरे मन में ये बात आई कि आज से 40 साल पहले हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, गांव में आज से 40 साल बाद भी वही स्थिति है लड़कियों की, आज भी वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो फिर मैंने ही उससे क्वेरी की कि आपके गांव में और कितनी लड़कियां हैं जो इस तरीके से पैड इस्तेमाल नहीं करती? तो उसने बताया बहुत सारी हैं मैडम। तो मैंने कहा सबको इकट्ठा करो। तो सबको इकट्ठा करवाया, फिर उनको हमने थोड़ा सा काउंसलिंग किया, बताया उनको कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर हमने फ्री उनको बांटना शुरू किया। तो 4 मंथ्स तक हम लगातार उनको फ्री देते हैं, एक आदत उनको डालते हैं कि आप हैबिट में आइए, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है। कुछ गांव तो ऐसे मिले मिताली मुझे कि जब हम वहाँ पैड बांट रहे थे तो उन्होंने उस पैड को खोल के जस्ट फेस साफ कर लिया। तो हम लोग इतना सरप्राइज़ हुए कि आज भी हमारे यहाँ ग्वालियर बड़ी सिटी माना जाता है और पास में ये स्थितियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों ने इंस्पायर किया, साथ के लोग भी जुड़े, चल पड़ा काफिला। पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आपने शुरू किया, इसके साथ आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया फीमेल्स की, तो इसके अलावा आप एजुकेट भी करते हैं फीमेल्स को? हाँ, मैं जो उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है, देखिए रेगुलर वे में तो जाके हम पढ़ा नहीं सकते। अब कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 10th के बाद स्कूल नहीं है, तो हमने उन्हें प्रमोट किया कि आप बंद मत करिए पढ़ाई, आप ओपन सिस्टम से एग्ज़ाम दीजिए। तो कुछ गर्ल्स ऐसी थी जिन्हें हमने ओपन सिस्टम से फॉर्म भरवाए और उनको बुक्स वगैरह अवेलेबल करवाई। तो वो बच्चे ऐसे हैं कि मैं मानती हूँ कि वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो उतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको 20 बच्चों में एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो अच्छा करता है। पर सुविधा नहीं होने के कारण उसकी भी प्रतिभा वहीं ख़त्म हो जाती है, वो भी वही शादी रोटी पानी बच्चे उसमें लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे निकल के आए और उन्होंने फिर शुरुआत की। तो अभी तो जस्ट जो हमने शुरुआत करवाई है, एक जैसे मशीन, सिलाई मशीन दी, तो उनको बोला कि आप कुछ सिलिए, अपने तरफ से सिलिए। कुछ ने पढ़ने के लिए ओपन से फॉर्म भरा, तो उन्होंने फिर 11-12 किया। तो ऐसे बहुत बड़ा तो अभी नहीं कर पाए, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उस पर हम पूरा रास्ता उन्हें बताते हैं, क्योंकि पथ बताना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। उनको पता ही नहीं है कि अगर हमारे यहाँ स्कूल नहीं है तो फिर हम अब आगे कैसे करेंगे। तो वो रास्ता उन्हें बताया कि आप प्राइवेट फॉर्म डाल दीजिए, वहाँ चले जाइए, ओपन से डाल दीजिए, वो सारी चीज़ें चलती रही। इसके अलावा जैसे मैंने सुना है कि आपकी एक स्टोरी रही है जो कि बहुत ही यूनिक है, कि आपने बॉलीवुड सुपरस्टार जो कहे जाते हैं महानायक अमिताभ बच्चन जी, आप उनको राखियाँ भेजती थी, तो इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? मिताली, मैं शुरू से ही कुछ इस तरीके की रही कि जिसको खुरापाती दिमाग कहते हैं ना तो मुझे ये लगता था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग हमें जाने, और कुछ ऐसा करें जिससे कि किसी को हेल्प मिले। लेकिन हमारी जीवन में जो सबसे बड़ी कमी थी, हम 5 सिस्टर हैं, हमारे भाई नहीं था। तो उस समय भी एज रही होगी 16-17, मजबूर करके उनकी पिक्चर आई थी, तो उसमें फ़रीदा जलाल जी ने उनकी बहन का रोल किया था। तो वो मूवी मम्मी के साथ हम लोग देखने गए थे, और वो देख के मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छे भाई हैं और ये बहुत अच्छी बहन है, तो मुझे भी एक कोई भाई चाहिए, तो क्यों ना इनको ही भाई बना लिया जाए। तो फिर मैंने मदर से कहा, मैंने कहा मैं इनको अपना भाई बना लूँ? बोले हाँ बना लो। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले भाई को राखी बांधते हैं। अब वो तो मुझे मिलने वाले नहीं थे राखी बांधने के लिए, तो मैंने उस समय उनको राखियाँ पोस्ट की, और एक एनवलप पे मैंने सिर्फ इतना लिखा था, अमिताभ बच्चन बम्बई। उस समय बम्बई लिखा जाता था। मुझे नहीं मालूम वो पहुँची कि नहीं पहुँची। काफ़ी साल, 4-5 साल मेरा वेट चलता रहा कि मेरे को कोई जवाब आएगा, कुछ आएगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे 4-5 साल बाद उनका लेटर मिला, जिसमें मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी अपनी, और उन्होंने रिप्लाई किया था। फिर मैं भेजती रही, तो कुछ ना कुछ समय बाद कभी कभी नहीं भी मिलता, कभी कभी मिलता है। और अभी उनके लेटर्स मेरे पास हैं जो मुझे वो अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं आफ्टर राखी,
और उनको मैं संभाल के रखी हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा उनसे मिलना, और वही एक अंदर मेरे दिल में ये इच्छा थी कि जिस भाई को मैं इतने सालों से राखियाँ भेज रही हूँ उसको एक बार उसके हाथ में जाके बांधूँ, और वही जज्बा था और पढ़ने का शौक़ था, वही मुझे केबीसी के प्लेटफॉर्म तक ले गया और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। 2.5 घंटे की मुलाकात, लोगों को 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। केबीसी की जब बात हुई है तो कौन बनेगा करोड़पति, जिसके लिए लोग काफ़ी सालों से ट्राई करते हैं, ना जाने कितना साल हो जाता है उन्हें ट्राई करते करते, तब जाके उनका नंबर आता है, और उसमें भी फिक्स नहीं होता है कि वो लोग हॉट सीट तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो आपने वो जो सफ़र था वहाँ से लेकर वहाँ तक का, हॉट सीट का, वो सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? बस ये जुनून था मेरा, उनसे मुझे मिलना था, अमिताभ जी से। तो मैं हर साल उसके जो एसएमएस और क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा देती थी, और मैंने करीब करीब 8 बार ऑडिशन दिया था। 10 इयर्स मुझे हो गए। और उसके बाद ये लास्ट ईयर कोविड का टाइम था, तो मेरा फ़ोन आया अचानक, तो मैंने उसको अटेंड किया। क्वेश्चंस वगैरह वो राउंड रहते हैं उनके, वो पूछते चले गए, मैं जवाब देती चली गई, और फाइनली मेरे पास कॉल आया कि आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हुआ है। तो बस तैयारी में जुट गए, मुंबई पहुंच गए। और वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जब शूटिंग चल रहा था तो 7 डेज़ हमको, 4 डेज़ तो क्वारंटाइन किया गया और 7 डेज़ शूट था। तो शूटिंग के समय सारे कंटेस्टेंट वहाँ पे बैठते हैं, तो फर्स्ट डे का शूटिंग हो गया था, मेरा नंबर नहीं आया था, सेकंड डे का हो गया था, नहीं आया था, थर्ड डे का शूट हो गया था, और लास्ट डे शूट था और उसमें एक ही कंटेस्टेंट को आना था। पर मैंने ये तय कर लिया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर है ना गलत नहीं करूँगी, मुझे टाइम भले लग जाए। और वही मेरा जो फंडा था वो मुझे हॉट सीट तक ले गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सही किया था बाकी किसी ने भी सही नहीं किया था। तो मुझे उसमें 10 सेकंड्स लगे थे, लेकिन फिर मेरा नंबर वहाँ आ गया। और पढ़ना, रेगुलर न्यूज़ देखना, डीडी न्यूज़ देखना, तो ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं अपने आप को अपडेट बहुत रखती हूँ, और किसी भी टॉपिक पे मेरा सोचना होता है कि मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आपको 2019 में जो है कैंसर की प्रॉब्लम रही थी, तो ये जो 2 साल आपके रहे ये काफ़ी डिफरेंट रहे पहले से काफ़ी, क्योंकि लाइफ में चेंजेस तो आते ही हैं। आफ्टर 2019 लाइफ थोड़ी अलग होगी, 2019 के बाद थोड़ा चेंज हुआ होगा। तो उसके बाद कैंसर से वापस से मतलब एक तरीके से कम बैक करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए? मिताली, एक्चुअली ये जब मुझे प्रॉब्लम हुई और मुझे पता लगा, तो पहला स्टेप ही मेरा ये था कि मेरी डॉक्टर ने जब मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं रिपोर्ट किसको बताऊं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा उन्हीं को बताइए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है वो कार्सिनोमा T2 से आप अफेक्टेड हैं और आपका ये पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए, जो बेस्ट है वो कर दीजिए। तो वो मुझे देख रही थी और वो कह रही थी कि जब लोग ये सुनते हैं तो कोई एकदम बेहोश हो जाता है या कोई बहुत रोने लगता है, और आपने कोई अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, आपने कहा ठीक है जो है कर दीजिए। मुझे लगता है वही एक स्ट्रेंथ थी कि मुझे दिमाग पे ये लगा ही नहीं कि मुझे कैंसर हुआ है। मुझे ये लगा कि हाँ कोई ऐसी बीमारी है जो ये ठीक कर सकती हैं, जो हमारी डॉक्टर हैं तो वो कर देंगी। और उसके बाद जब कीमो हुए, मेरे पूरे बाल चले गए थे। मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे घुटने से नीचे तक बाल थे। तो पहले धीरे धीरे हमने उन्हें कट करवा लिया था, लेकिन जो बचे थे वो भी जब बाल वगैरह गए तो उस समय थोड़ा सा बस ऐसा ज़रूर लगा था कि हाँ, मुझे लगा कि पता नहीं अब इस चीज़ से बाहर मैं कैसे निकलूँगी या लाइफ कितनी है। लेकिन उसी पल दूसरा जो सोच था, दूसरा जो थॉट था वो ये था कि नहीं नहीं, लाइफ तो बहुत है और इससे बाहर निकल के आना है, और ठीक है ये बाल वाल तो सब आते रहेंगे। तो मैंने अपने आप को कभी कवर भी नहीं किया। मैं जैसी थी, बाल जितने आए थे, जैसे दिखते थे, इट्स ओके, वैसा ही मैं सब लोगों को फेस करती थी। और कीमो करा के मैंने केबीसी का ऑडिशन दिया था। मेरा कोलकाता ऑडिशन था उस साल, तो मैंने कीमो कराया और फिर मैं कोलकाता की ट्रेन पकड़ी। तो वो भी एक स्ट्रेंथ थी। उसके बाद एक कीमो करा के हमारा पैडवुमन फाउंडेशन को हम बॉर्डर पे लेके गए थे, भारत पाक जो बीकानेर बॉर्डर है। तो हमारा पूरा ग्रुप गया था, हम 15-17 लोग थे। तो वो भी आफ्टर कीमो मैंने तैयारी कर ली, क्योंकि मेरी कीमो हर 21 डेज़ में होती थी। तो कीमो के बाद मेरे पास वो 15 दिन होते थे जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। तो कीमो करा के मैं अपने काम में लग जाती थी और फिर उसके बाद वापस रिकवर हो के फिर चली जाती थी कीमो कराने। तो मैंने अपना काम, अपना लोगों को पढ़ाना, लोगों से मिलना, सोशल उसमें
कुछ भी स्टॉप नहीं किया था। और वही चीज़ थी जो मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाल के लेके आ गई। जब आप पहली बार जब आप किसी विलेज में गए थे, आपने शुरुआत की थी, तो उस वक्त वहाँ के लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कितना मुश्किल रहा था आपके लिए? कुछ विलेजेस में तो ये देखिए, समाज का जिसको कहते हैं ना एक डिफरेंस आप देखिए, कुछ गांव में तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। और इवन मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि जो बूढ़ी औरतें थी, बुजुर्ग थी, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम आइए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमको तो नहीं मिला ये, पर हमारी बच्चियों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन एक दो गाँव ऐसे भी थे जहाँ लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो बेशर्मी है और इस तरीके से आप खुल के बांट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। फिर हम लोगों ने उनको समझाया। मैंने कहा ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मत शामिल होइए, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको तो आप लेने दीजिए। तो फिर थोड़े समय बाद सब ठीक हो गया, तो वो चल रहा है काम। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या क्या है, मतलब क्या करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जब आप अपने आप को वक्त देते हो तो? मिताली, एक्चुअली हॉबी की ही लिस्ट बहुत लंबी है। और मुझे शुरू से ही, जब मैं छोटी थी तो तब से ही मेरी मदर का कहना है कि तुम्हारी एक्टिविटीज़ सब बच्चों से अलग हटके हुआ करती थी। जैसे लड़कियां जो लड़कियों की तरह खेलती हैं, मैं पेड़ पे चढ़ती थी। मुझे ये शौक़ था कि मैं पक्षी पाल लेती थी। कहीं भी उस समय ऐसे बाज़ार में तो मिलती नहीं थी, तो मैं उनको पहले दाना डाल डाल के बहुत पटाती थी। फिर वो जब मेरे से फैमिलियर हो जाते तो उनको पाल लेती थी। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो स्कूटर चलाने का शौक़ था, जब लड़कियां नहीं चलाती थी। उसके बाद ये दिल में था कि कभी हम कार भी चलाएंगे। तो जैसे ही मेरे हाथ में आई तो मैंने वो मेरी हॉबी थी, तो उस समय मैंने उसको सीख लिया। तो मैं 23 ईयर्स से लगातार अब ड्राइविंग करती हूँ, खुद अपने काम सारी करती हूँ। उसके बाद मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने बहुत सारे बोनसाई अपने घर में लगाए हुए हैं और प्लांटेशन हर जगह करती हूँ और हर साल प्लांटेशन करती हूँ। इसके अलावा मुझे जिसको आप कहेंगे कि सबसे बड़ा शौक़ क्या है, तो वो सबसे बड़ा शौक़ मेरा है रीडिंग। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि जैसे कभी रास्ते पे चलते में और मुझे कोई दिख जाए कि कुछ नॉलेज की चीज़ पड़ी हुई है, कागज़, तो मैं उसको उठा के उसको भी पढ़ लेती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। तो वो जो पढ़ाई मुझे पसंद है, मुझे लगता है कि वो जीवन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मैंने आज तक अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा है। मेरा अभी भी कैंसर और ज्योतिष पे मतलब रिसर्च चल रहा है, PhD कर रही हूँ मैं। ओके, आप मतलब अभी भी पढ़ाई जो है वो अभी भी जारी है और अभी भी बेसिकली मतलब सब्जेक्ट भी आपने ऐसा चूज किया हुआ है? हाँ, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान अगर अपने जीवन का 1 घंटा इसमें शामिल कर ले कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है और नया पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि एक ज्ञान का खजाना आपके पास हमेशा रहता है और जब भी आपको मौका मिलता है तब आप उसको अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो डेफिनेटली फिर सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। थैंक यू सो मच किरण जी, हमें अपना ये वक्त देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और अपनी लाइफ की ये इंस्पिरेशनल जर्नी हमसे साझा करने के लिए। और डेफिनेटली आप लोगों की इस जर्नी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे जिन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में अभी तक फेस किया है। थैंक यू सो मच मिताली, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो मैं करती हूँ लोगों के पास तक पहुँचे, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और जो मेरी एक टैग लाइन है कि लेना नहीं देना सीखिए, तो जीवन में ये सब लोगों को उतारना चाहिए और अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के काम आना चाहिए और सबके प्रति एक प्यार रखें, आप एक अच्छी भावना रखें, तो जीवन में तरक्की अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थी किरण वाजपेयी जी, जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विज्ञान डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इसके साथ ही वो PhD भी कर रही हैं और इसके अलावा उन्होंने KBC में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। और बाकी तो आप इस वीडियो में जान ही लेंगे कि उनकी जो पूरी जर्नी है वो किस तरह रही है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए शख्स के साथ में। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।